हेलो स्टूडेंट, अभी हम लोग कक्षा 12वीं में आगे पढ़ेंगे सक्रियण ऊर्जा की गणना तथा आर्रहीनियस समीकरण के बारे में। हमने सक्रियण ऊर्जा तक पढ़ा था। सक्रियण ऊर्जा की परिभाषा और सक्रियण ऊर्जा का मान ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी के लिए देख चुके थे। अब हम लोग देखेंगे कि जो आर्रहीनियस समीकरण है उसमें सक्रियण ऊर्जा का उपयोग कैसे होता है और सक्रियण ऊर्जा से आर्रहीनियस समीकरण द्वारा के का मान कैसे निकालते हैं। तो किसी भी जो अभिक्रिया होता है उसके वेग पर या उसके दर पर ताप का जो प्रभाव है उसको आर्रहीनियस समीकरण के द्वारा दिया जाता है। तो आर्रहीनियस नामक जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक समीकरण का सुझाव दिया जो वेग स्थिरांक के की व्याख्या करता था। और इसकी व्याख्या कैसे करता था? जो के था उसको हम लोग वेग स्थिरांक या फिर दर स्थिरांक बोलते हैं किसी भी अभिक्रिया के लिए। तो उसको ताप के एक फलन के रूप में माना और इसके लिए समीकरण का व्युत्पन्न किया। तो इसमें के जो है उसको ताप के एक फलन के रूप में मानते हैं, तो के अनुक्रमानुपाती एफ माना जाता है। यहाँ पे जो एफ है वो प्रभावी संघट का प्रभाज है। किसी भी अभिक्रिया के लिए टक्कर होता है अभिकारक के अणुओं के बीच, उसके बीच प्रभावी टक्कर के बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो जो प्रभावी टक्कर उसी को बोलते हैं जिससे प्रोडक्ट का निर्माण होता है, पहले पढ़ चुके हैं। तो जो टक्कर होगा वो प्रभावी संघट का प्रभाज यहाँ पे के अनुक्रमानुपाती होता है। तो जो गैस का अणु गति सिद्धांत है उसके अनुसार जो अणुओं का प्रभाज है माने कि एफ प्रभावी संघट होता है, उसको बोल्ट्जमैन स्थिरांक के द्वारा दिया जाता है। तो एफ इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा -E/RT। यहाँ पे आर है गैस स्थिरांक, टी है टेम्परेचर और ई है एक्टिवेशन एनर्जी या फिर सक्रियण ऊर्जा। तो यहाँ पे एफ बराबर इतना होता है। तो इसी समीकरण से इस एफ का मान यहाँ पे रखेंगे तो के अनुक्रमानुपाती इसको ई के घात के रूप में लेते हैं, तो ई का घात हो जाएगा -E/RT। इसको रखे हैं। उसके बाद यहाँ पे जो समानुपाती स्थिरांक था उसको यहाँ पे हटाया गया है, तो ये हो जाएगा के बराबर समानुपाती स्थिरांक की जगह पे ZA भी लगाए हैं, बाकी ई का घात -E/RT यहाँ पे सेम है। तो यहाँ पे ZA भी क्या है, समानुपातिक स्थिरांक को हटाए हैं, तो ए तथा बी के अणुओं की संघट की आवृत्ति कहलाता है ZAB। उसके बाद इसी समीकरण को अगर सही वेग स्थिरांक का मान इनकी निकालना चाहें तो हम लोग त्रिविम कारक जटिल अणुओं में अलग अलग विन्यास पाया जाता है, अनुचित विन्यास पाया जाता है। जो जटिल अणु रहेंगे उसमें तो अलग अलग या अनुचित विन्यास के कारण वो विचलन प्रदर्शित करते हैं। तो जो विन्यास कारक रहता है, विन्यास कारक के बारे में हम लोग पढ़े हैं कि विन्यास में अगर किसी कारण अवरोध आता है तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। तो जो विन्यास कारक है उसका पता लगाने के लिए एक दूसरे प्रकार के त्रिविम कारक जिसको स्टीरिक फैक्टर भी बोलेंगे या फिर प्रायिकता कारक बोलते हैं, तो उसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस समीकरण में उस त्रिविम कारक को लगाते हैं क्योंकि जटिल अभिक्रियाओं के लिए जब के का मान यहाँ पे निकालना होता है। तो ये हो जाएगा के बराबर PZAB ई का घात -E/RT। तो यहाँ पे जो हम लोग PZAB के जगह में ए को ले लिए हैं, तो ए एक चर घातांकी कारक या आर्रहीनियस कारक कहलाता है। तो यहाँ पे PZAB इन सब का मान ए के बराबर होता है, तो PZAB के जगह पे ए रखेंगे। ए जो है चर घातांकी कारक या आर्रहीनियस कारक कहलाएगा और आर्रहीनियस समीकरण पढ़ रहे हैं इसलिए कहलाएगा ये आर्रहीनियस कारक या आर्रहीनियस कारक या फिर चर घातांकी कारक।
इसे आवृत्ति कारक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो अणुओं में टक्कर होता है या संघट होता है उसकी आवृत्ति पर भी इसका मान निर्भर करता है। उसके बाद अगर हम लोग, लेकिन ये ताप पे निर्भर नहीं करता है। कौन? ए का मान माने आर्हेनियस कारक का मान। अगर लघुगणक लेंगे समीकरण का तो इस वाला समीकरण को समीकरण 1 माना है। इस समीकरण का अगर लघुगणक लेते हैं तो लघुगणक कहने का मतलब है लॉग लेंगे। तो लॉग लेंगे दोनों साइड में, बराबर के इधर लेफ्ट हैंड साइड और बराबर के इस साइड हो जाएगा राइट हैंड साइड। तो दोनों तरफ लॉग लिए तो ln के रूप में लिए हैं अभी लॉग को, तो ये हो जाएगा ln के और ये हो जाएगा ln a और इंटू के रूप में है a और स्मॉल ई, तो दोनों के बीच में इंटू है, कुछ नहीं है तो इसलिए यहाँ पे प्लस लगा है। ln a प्लस ln ई स्मॉल ई का घात माइनस ई ए अपान आर टी, यही इसी को लिखा गया है, बीच में बस प्लस है। उसके बाद ln के बराबर ln a प्लस ये हो जाएगा ln ई को बाहर निकाल दिया है, बाकी माइनस ई अपान आर टी यहाँ सामने आ गया है। फिर ln ई का मान 1 होता है तो ln ई की जगह 1 रखेंगे, तो यही समीकरण हो जाएगा ln के बराबर ln a और ये प्लस और इसका माइनस माइनस हो जाएगा और ई ए अपान आर टी, क्योंकि ln ई का मान यहाँ से 1 हो गया। अब ln बराबर क्या होता है 2.303 लॉग रहता है, तो यहाँ पे ln की जगह में 2.303 लॉग करेंगे तो ये समीकरण हो जाएगा log 10 के और ln की जगह में log 10 a माइनस ई अपान 2.303 आर टी। इसमें भी 2.303 होता, क्योंकि यहाँ पे 2.303 लिए हैं, क्योंकि ln की जगह में यहाँ पे log लिए हैं, तो ये हो गया। अब इस समीकरण को हम लोग y बराबर mx प्लस सी में व्यवस्थित करेंगे, जो इस पूरे को क्या मानेंगे हम लोग y मानेंगे और यहाँ पे 1/t को x मानेंगे और माइनस ई ए अपान 2.303 r को m मानेंगे और log 10 a को c मानेंगे, तो ये हो जाएगा y बराबर mx प्लस c। तो ये सरल रेखा का समीकरण है y बराबर mx प्लस c। उसके आधार पे अगर हम लोग ग्राफ खींचेंगे इस समीकरण को लेकर तो देखिए ग्राफ कैसे मिलता है। यहाँ पे ग्राफ इस प्रकार से मिलेगा। तो y हम लोग किसको माने थे, log 10 k को माने थे, माने कि log 10 k को x y माने थे, तो y के जगह हमें log 10 k आएगा और x के जगह हमें 1/t को माने थे तो 1/t x एक्सिस पे आएगा और m किसको माने थे, इसको माने थे माइनस ई अपान 2.303 r को, तो ये m के जगह में आ गया। m बराबर होता है ढाल या फिर स्लोप, तो ये यहाँ से इधर नीचे आ रहा है माने कि ये ढाल है, तो माइनस ई अपान 2.303 ढाल के जगह में आया। उसके बाद इधर जो अंतःखंड जो भी आएगा वो रहेगा log 10 a के बराबर, इसमें अंतःखंड आता है जिसको हम लोग c माने थे। तो इस प्रकार से log 10 के और 1/t के बीच आरेख मिलता है आर्हेनियस समीकरण के लिए। अब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसको हम लोग ये उसका क्या रहेगा, एक्टिवेशन एनर्जी रहेगा माने कि सक्रियण ऊर्जा, और ए क्या रहेगा उसमें आर्हेनियस कारक या आर्हेनियस फैक्टर कहलाता है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को दो अलग अलग ताप पे अगर करते हैं तो पहले ताप पे उसके लिए एक आर्हेनियस समीकरण बनेगा, माने कि T1 लेंगे पहले ताप को तो एक आर्हेनियस समीकरण बनेगा और T2 लेंगे तो दूसरा आर्हेनियस समीकरण बनेगा। तो अलग अलग ताप पे उसका दर स्थिरांक का मान भी अलग अलग होगा, क्योंकि पहला ताप लेंगे तो एक बार अभिक्रिया होगी तो उसके लिए पहला दर स्थिरांक निकलेगा
और दूसरा ताप लिए तो दूसरी बार अभिक्रिया होगी तो दूसरा दर स्थिरांक निकलेगा। तो जो पहले ताप है उसको T1 मानेंगे और उसके लिए जो दर स्थिरांक आएगा उसको K1 मानेंगे, और दूसरा ताप को T2 मानेंगे और उसके लिए जो भी दर स्थिरांक आएगा उसको K2 मानेंगे। तो T1 और T2 ताप पर अभिक्रिया के दर स्थिरांक K1 और K2 हैं माना कि। तो अब आर्हेनियस समीकरण में इसको लिखेंगे आर्हेनियस समीकरण के रूप में। तो ये हो जाएगा log 10 K रहता था उसके जगह हमें K1 बराबर log 10 A माइनस ये अपान 2.303 R T रहता था उसके जगह में T1 आया है। दूसरे के लिए लिखेंगे दूसरी अभिक्रिया के लिए, तो ये हो जाएगा log 10 K2 बराबर log 10 A माइनस ये अपान 2.303 R T रहता था उसके जगह में T2 आया है। अब ये दोनों समीकरण हैं, तो ये पहले हुआ है ये अभिक्रिया और ये बाद में हुआ है। तो पहले जो टाइम रहा होगा कम रहा होगा, उसके बाद टाइम का मान ज़्यादा है। तो इस वाले समीकरण से इस वाले समीकरण को घटा देते हैं पूरा पूरा। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी है वो एक साइड घटेगा और इस तरफ का पूरा एक साइड घटेगा। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा log 10 K2 माइनस log 10 K1 बराबर ये क्या हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये और ये कट जाएगा क्योंकि ये धन में आएगा ये ऋण में, तो धन और ऋण कट जाएंगे क्योंकि बराबर है दोनों, तो इसका मान 0 हो जाएगा। तो इसको नहीं लिखते हैं। अब इसको पहले लिखेंगे तो T2 पहले आना चाहिए, लेकिन सामने में क्या आ जाएगा माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो इस माइनस के चिन्ह को प्लस में बदल देंगे तो T1 यहाँ पे पहले आ जाता है और T2 बाद में आता है। यहाँ पे समझने की बात है, अगर इसमें से इसको घटा रहे हैं तो यहाँ पे T2 आना चाहिए, लेकिन T2 माइनस T1 होना चाहिए। लेकिन ऐसा करेंगे तो ये माइनस चिन्ह यहाँ पे सामने में दिखाना पड़ेगा, तो माइनस को नहीं दिखा रहे हैं इसलिए यहाँ पे T1 माइनस T2 हुआ है। तो दोनों में जो कॉमन है उसको पहले निकाल लिए हैं। तो कॉमन क्या है E अपान 2.303 R, इतना कॉमन है तो ये निकाल गया। अब ब्रैकेट में 1/T1 माइनस 1/T2 ये हो गया। अब इसको लिखेंगे तो log 10, और ये जब log के रूप में रहता है और माइनस रूप में आता है तो ये बटा हो जाता है, तो ये हो जाएगा log 10 K2 अपान K1 log 10 K2 अपान K1 बराबर ये अपान 2.303 R 1 अपान ये तो सेम है। उसके बाद इस वाले पद में देखेंगे तो इस वाले ब्रैकेट का को हल किया है, बाकी सब इधर का इसमें भी सेम है। तो इसी को उतारा है log 10 K2 अपान K1 बराबर E अपान 2.303 R, और इसको तिर्यक गुणा यहाँ पे करेंगे, तिर्यक गुणा जिसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो T2 माइनस T1 अपान T1 T2, ये हो गया इसका समीकरण। अलग अलग ताप पे अलग अलग दर स्थिरांक वाले जो रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया मिलेगा उसके लिए इसमें से एक्टिवेशन एनर्जी EA का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे दिया भी है, इस समीकरण को समीकरण 6 है, नंबर देते हुए आएंगे तो K1 K2 माने K1 और K2 का मान हमको ज्ञात रहना चाहिए, और T1 और T2 माने T1 और T2 का मान ज्ञात रहेगा तो इसका मान निकल जाएगा, और R का मान ज्ञात रहेगा तो यहाँ पे R का मान रखेंगे, और इन पूरे का मान जब रख देंगे यहाँ पे तो EA का मान भी यहाँ से निकाल सकते हैं। उसी प्रकार अगर EA का मान ज्ञात रहेगा, R का मान ज्ञात रहेगा और इन T1 T2 का मान ज्ञात रहेगा, और इसमें से दोनों में से किसी एक का मान ज्ञात रहेगा तो दूसरे का मान निकल जाएगा। उसी प्रकार से इन समीकरण में हम लोग K1 K2 T1 T2 और R का मान ज्ञात होने पे एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रियण ऊर्जा का मान निकाल सकते हैं। और इस वाले जो समीकरण में है उसमें हम लोग इस वाले समीकरण में यहाँ से क्या निकलेगा, एक्टिवेशन एनर्जी निकल जाएगा।
अगर इन सब का मान ज्ञात होगा तो अब ई का मान ज्ञात हो जाएगा, तो इस वाले ई के मान को अगर इस वाले समीकरण में रखेंगे या इस वाले समीकरण में रखेंगे तो वहाँ से ए का मान भी निकल जाएगा। और ए यहाँ पे क्या है, चरघातांकी कारक या आर्हेनियस कारक कहलाता है। तो इस प्रकार से किसी एक का मान ज्ञात नहीं होगा और बाकी सब का मान ज्ञात होगा, तो उसको रख करके इस समीकरण से हम लोग उसकी गणना कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। चैप्टर 4 रासायनिक बलगतिकी, इसके बारे में कुछ भी समझ में नहीं आया होगा या पूछना होगा तो आप लोग कभी भी पूछ सकते हैं। अगर कुछ डाउट होगा तो उसको भी क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 5, जिसमें पृष्ठ रसायन या सतह रसायन के बारे में दिया है। अभी के लिए बस यहीं तक।